नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में अपन पढ़ रहे थे बाल विकास। तो बाल विकास से संबंधित अपनों ने बहुत सी चीजें पढ़ी। अपनी चल रही है बाल विकास से संबंधित पहली यूनिट, और पहली यूनिट में अपना रहा है एक टॉपिक, और वो कौन सा है? बाल विकास के सिद्धांत। तो यहाँ पर अपन शुरू करने वाले हैं आज की क्लास में बाल विकास के सिद्धांत। तो बाल विकास पढ़ रहे हैं, और बाल विकास के यदि विभिन्न सिद्धांतों की बात करें तो बाल विकास के सिद्धांत, बाल विकास से संबंधित जो पहली यूनिट है उसमें यदि अपन देखें तो अभिवृद्धि व विकास है, उसकी पूरी संकल्पना है, उसका अंतर भी है, विकास के आयाम है, सिद्धांत है, नियम है, और इसके साथ साथ विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, उनमें भी वंशानुक्रम व वातावरण को आपको स्पेशली देखना है। और प्रभावित करने वाले जो कारक है उनमें जो वातावरण है उसमें भी अपने को परिवार और विद्यालय को स्पेशली देखना है। तो वो चीज अपनों ने देख ली है। उसके बाद अपन बात करते हैं सिद्धांतों की। तो कौन कौन से सिद्धांत है जो बाल विकास के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो पहले अपन देखते हैं महत्वपूर्ण सिद्धांतों को, उसके बाद अपन उनको एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो बाल विकास के क्षेत्र में यदि सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है तो वह है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत हम जानते हैं ये किसने दिया है? ये सिगमंड फ्राइड ने दिया है। फ्राइड ऑस्ट्रिया वियना के मनोवैज्ञानिक। उसके बाद अपन बात करें तो मनोलैंगिक सिद्धांत। मनोलैंगिक सिद्धांत, अब ये सिद्धांत भी किसका है? ये भी सिगमंड फ्राइड का है। सिगमंड फ्राइड का ही ये सिद्धांत है। आपको यहाँ पर मैं बता देती हूँ कि देखिए, फ्राइड के छोटे छोटे सिद्धांत मिलकर और एक सिद्धांत बनता है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, और लगभग मनोविश्लेषणात्मक में ही अपन इसको भी पढ़ लेते हैं। परंतु यहाँ पर मैं बता देती हूँ आपको कि देखिए, इस नाम से ये अलग चलता है, इस नाम से लिंग की अवस्थाएं जो है, बालक के विकास की अवस्थाएं, वो अलग चलता है। ठीक है। और एक चीज और भी बता देती हूँ कि ये जो विकास के सिद्धांत है, सबसे पहली बात तो मनोविज्ञान पूरा का पूरा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। दूसरी बात, ये जो अपन विकास के सिद्धांत पढ़ने जा रहे हैं ये व्यक्तित्व से रिलेटेड होंगे, व्यक्तित्व से भी संबंधित होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि व्यक्ति के विकास का ही तो अपन अध्ययन कर रहे हैं, तो व्यक्तित्व व विकास के मिले जुले सिद्धांत इनको कहा जाता है। उसके बाद यदि अपन बात करें अगले सिद्धांत की, तो अगला सिद्धांत माना जाता है मनोसामाजिक सिद्धांत। मनोसामाजिक, अगला सिद्धांत माना जाता है मनोसामाजिक सिद्धांत। और मनोसामाजिक जो सिद्धांत है वो किसने दिया है? हम जानते हैं कि वो एरिक इरिक्सन ने दिया है। एरिक इरिक्सन का दिया हुआ सिद्धांत है। उसके बाद यदि अपन देखें तो अगला सिद्धांत है सामाजिक। इसका आप बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगी। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, क्योंकि ये मैं पहले की क्लासेस में बता चुकी हूं। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसका है? ये सिद्धांत है वाइगोत्स्की का सिद्धांत। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं आगे और सिद्धांत देखते हैं। यहाँ पर अपनों ने 4 सिद्धांत देखे हैं। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सिगमंड फ्राइड का, मनोलैंगिक सिद्धांत सिगमंड फ्राइड, मनोसामाजिक सिद्धांत एरिक इरिक्सन, और सांस्कृतिक सामाजिक या सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत वाइगोत्स्की। उसके बाद अपन अगले सिद्धांत की यदि बात करें तो अगला सिद्धांत कौन सा महत्वपूर्ण सिद्धांत कहा जा सकता है विकास के क्षेत्र में? तो अगला सिद्धांत तो होगा जो अपन पढ़ने वाले हैं, परिपक्वता का सिद्धांत।
परिपक्वता का सिद्धांत, इसके बारे में भी अपन चर्चा कर चुके हैं। ये किसने दिया है? गैसेल महोदय ने ये सिद्धांत दिया था, जो परिपक्वता का सिद्धांत माना जाता है। उसके बाद आगे यदि अपन बात करें तो एक सिद्धांत माना जाता है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। और यहां पर मैं आपको बता देती हूं कि संज्ञानात्मक विकास के जो सिद्धांत है वो एक नहीं दो माने जाते हैं। ठीक है, तो कभी कभार अब व्यक्तित्व के कुछ सिद्धांतों में भी इस प्रकार का होता है कि नाम मिलते जुलते होते हैं, तो वहां पर अपने को कंफ्यूज नहीं होना। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत एक तो दिया है जेरोम ब्रूनर ने, जेरोम ब्रूनर ने दिया है, और दूसरा जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है वो आप सभी जानते हैं। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पढ़ा ही ज्यादा इनका जाता है। विकास का सिद्धांत ये किसका दिया हुआ है? ये दिया हुआ है जीन पियाजे का, जीन पियाजे का। तो यहां पर भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन देखते हैं अगले सिद्धांतों को। यहां पर अपनों ने परिपक्वता का सिद्धांत देखा गैसेल का, संज्ञानात्मक विकास का जेरोम ब्रूनर, और संज्ञानात्मक विकास जीन पियाजे का। ये सिद्धांत अपनों ने देखे हैं। उसके बाद अपन देखते हैं अगले सिद्धांत, अगला कौन कौन सा सिद्धांत हो सकता है इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण। तो उसमें यदि अपन देखें, उसमें यदि अपन विचार करें तो देखिए, एक सिद्धांत कहा जा सकता है नैतिक विकास का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत। और इस नाम से भी मैं आपको बता देती हूं कि दो सिद्धांत माने जाते हैं नैतिक विकास के सिद्धांत भी। नैतिक विकास में एक तो माना जाता है कोहलबर्ग का, और दूसरा जो नैतिक विकास का सिद्धांत माना जाता है, नैतिक विकास का सिद्धांत वो माना जाता है पियाजे का, पियाजे का माना जाता है। उसके बाद अंतिम सिद्धांत की यदि बात करें तो अंतिम सिद्धांत आता है भाषागत सिद्धांत, और भाषागत सिद्धांत माना जाता है किसका? चोम्स्की का, ये चोम्स्की का। तो विकास के अंतर्गत अपन इन सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। और यहाँ पर अच्छी बात यह है कि यदि अपन यहाँ पर इन सिद्धांतों को अच्छे से क्लियर कर लेते हैं तो व्यक्तित्व समझने में हमें कोई परेशानी नहीं आएगी। और आपको मैं बता देती हूँ कि व्यक्तित्व में व्यक्तित्व और व्यक्तिगत विभिन्नताएं, ये आपके सिलेबस में टॉपिक रहते हैं। तो नैतिक विकास का सिद्धांत हो गया जो कोहलबर्ग का है, पियाजे का है, और इसके साथ साथ भाषागत सिद्धांत हो गया चोम्स्की का है। क्लियर? अब अपन इनको एक एक करके अच्छे से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत को पढ़ेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत किसका है? हम जानते हैं जो सिद्धांतों की रीढ़ है, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है वर्तमान दृष्टि से। तो पहला सिद्धांत पढ़ेंगे। पहला कौन सा है? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ये सिद्धांत अपन पढ़ने जा रहे हैं। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत बहुत ही रुचिकर सिद्धांत है। क्यों? क्योंकि फ्रायड द्वारा दिया गया है, सिगमंड फ्रायड द्वारा। पहली बात, इन्होंने छोटे छोटे सिद्धांत दिए और उन छोटे छोटे सिद्धांतों को ही अपन इसके अंतर्गत पढ़ लेते हैं। ठीक है। दूसरी बात, इनके प्रयासों से मनोविज्ञान में जो मनोविश्लेषण है, मनोविश्लेषण वो तो माना जाता है प्रथम बल माना जाता है विकास के लिए। व्यवहारवाद जो है, व्यवहारवाद वो माना जाता है द्वितीय बल। और जो मानवतावाद है वो आ जाता है यहां पर तीसरे स्थान पर, तो इसको कहते हैं अपन तृतीय बल। ये किसके द्वारा संभव हो पाया?
मनोविश्लेषण, अर्थात इन्होंने ये समाज को, मनोवैज्ञानिकों को एहसास करवाया कि जब तक बालक के मन का विश्लेषण नहीं करोगे, जब तक किसी बालक के मन को नहीं समझ लोगे, तब तक उसके विकास को जानना अनावश्यक है या इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पर इन्होंने जब ये बात कही तो ये मनोविश्लेषण, देखिए पहले तो व्यवहार, जब अपन 20वीं शताब्दी की बात करते हैं तो व्यवहार का अध्ययन ही मनोविज्ञान में किया जाता है, तो ये प्रथम स्थान पर था। परंतु सिगमंड फ्रायड ने जब मन के विश्लेषण के अध्ययन पर जोर दिया तो इनके प्रयासों से ये तो मनोविज्ञान में प्रथम स्थान पर आया, ये दूसरे स्थान पर और ये तीसरे स्थान पर चला गया। और इसीलिए ही फ्रायड को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। क्लियर? तो यहां पर अपनों ने देखा है कि इन्होंने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया है। अब अपन बात करते हैं कि इनके सिद्धांत में, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करेंगे। देखिए मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, मन का विश्लेषण करने वाला सिद्धांत। यहां पर अपन मन के साथ मस्तिष्क को भी ले लेंगे। क्यों ले लेंगे? क्योंकि मनोविज्ञान में मन का कहीं पर तो आत्मा अर्थ लगाया जाता है और कहीं पर मस्तिष्क अर्थ लगाया जाता है। तो यहां पर अपन मन से मन या मस्तिष्क और उसका विश्लेषण करने वाला सिद्धांत लगाते हैं। देखिए इन्होंने है वो बालक द्वारा की जाने वाली क्रियाओं या बालक की विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर, बालक की विभिन्न अवस्थाओं या स्थितियों के आधार पर मन या मस्तिष्क की भी स्थितियां बताई, मस्तिष्क की भी स्थितियां बताई या अवस्थाएं बताई। अब इन्होंने मन व मस्तिष्क की कितनी अवस्थाएं बताई? 3 अवस्थाएं बताई। और इन जो 3 अवस्थाएं हैं उनको पानी में तैरते हुए हिमखंड से तुलना करते हुए समझाया। इन्होंने मस्तिष्क की 3 अवस्थाएं बताई और इन्होंने यूं कहा कि ये जो तीनों अवस्थाएं हैं ये उसी प्रकार से है जिस प्रकार से पानी में बर्फ का टुकड़ा, हिम का मतलब होता है बर्फ, खंड का मतलब टुकड़ा, तो जिस प्रकार से पानी में एक बर्फ का टुकड़ा तैरता है तो उस समय वो किस स्थिति में रहता है, किस प्रकार से रहता है, उसी प्रकार से मन व मस्तिष्क की अवस्था होती है, स्थितियां होती है। ठीक है, अत्यंत महत्वपूर्ण बात, इन्होंने 3 स्थितियां बताई, 3 अवस्थाएं बताई। किसका अध्ययन करते हुए? बालक के मस्तिष्क का अध्ययन करते हुए, मन का अध्ययन करते हुए, और फिर इन्होंने इसकी तुलना किससे की? पानी में तैरते हुए हिमखंड से की। और उसके बाद इन्होंने क्या बताया? देखिए यदि अपन यहाँ पर तैरते हुए हिमखंड की बात करें तो ये तो है पानी, ठीक है। अब ये पानी भरा हुआ है एक पात्र में, ठीक। अब यहां पर ले जाकर आपने एक इतना बड़ा बर्फ का टुकड़ा डाला तो यहां पर बर्फ के टुकड़े की स्थिति ऐसे होगी, ये बर्फ का टुकड़ा इस प्रकार से पानी में तैरता जाएगा, यानी वो उसका जो ज्यादा हिस्सा है वो तो कहां रहेगा? पानी के अंदर, और जो कम हिस्सा है वो रहेगा पानी के ऊपर। तो इस प्रकार से, तो इसी प्रकार से इन्होंने ये जो कम हिस्सा है ऊपर का जो 1/10 भाग है, और ये जो नीचे का जो अधिक हिस्सा है जो 9/10 भाग है, उसको तो इन्होंने बता दिया अचेतन मन बता दिया, और इसको बता दिया उन्होंने चेतन मन। कि जिस प्रकार से हिमखंड का डूबा हुआ टुकड़ा है उसी प्रकार से अचेतन मन, क्यों? क्योंकि वो डूबा हुआ होता है, ठीक है, वो प्रत्यक्ष से दिखाई नहीं देता। यहाँ पर बर्फ
बर्फ का टुकड़ा पानी में डूबने के बाद जो हिस्सा उसका दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार से हमारे मस्तिष्क का जो हिस्सा दिखाई नहीं देता वो क्या कहलाता है? अचेतन। वो ज्यादा होता है तो इसलिए वो भी ज्यादा होता है। और यहाँ पर यदि अपन बात करें तो ऊपर जो दिखाई देता है वो कम होता है, और हमारा जो चेतन मन है वो जो दिखाई देता है या हमारे जो मस्तिष्क की वर्तमान अवस्था है उसको अपन क्या कहते हैं? चेतन कहते हैं। और वो होता कितना है? मात्र 10% होता है। यहाँ पर अपन इसको 90% बोल सकते हैं, इसको 10% बोल सकते हैं। अब आप यूं सोच रहे होंगे कि भाई अवस्थाएं तो 3 बताई, अवस्थाएं तो कितनी? 3, और यहाँ पर ये 90 हो गया, ये 10 हो गया, तो तीसरा कहाँ जाएगा? सब चीजें पढ़ेंगे, अच्छे से विश्लेषित करेंगे। आप एक बार इसका यदि लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं लेना चाहते हैं तो वीडियो रोककर ये जरूर लिखिए। अत्यंत महत्वपूर्ण बात है कि इन्होंने मस्तिष्क की जो दशाएं या अवस्थाएं या स्थितियां बताई है उनकी तुलना किससे की है? पानी में तैरते हुए हिमखंड से तुलना की है। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं इनके द्वारा बताई गई तीनों अवस्थाओं की। मस्तिष्क की संरचना किस प्रकार से होती है? इन्होंने यूं कहा है कि हमारा जो मस्तिष्क है उसमें जो 100% हमारा जो मस्तिष्क है उसमें 90% तो कौन सा होता है? हमारा अचेतन होता है, और ये जो 10% होता है ये हमारा क्या होता है? चेतन होता है। ठीक है, तो 3 अवस्थाएं कौन सी है? अब 90 और 10 में तो 2 ही हुई, चेतन और अचेतन। तो यहां पर फ्राइड ने मन या मस्तिष्क का विश्लेषण करते हुए जो 3 अवस्थाएं बताई है वो कौन कौन सी है? उन अवस्थाओं को यदि अपन देखें तो एक तो है चेतन मन, और दूसरा है अचेतन मन, और तीसरा है अर्धचेतन मन, कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। ये 3 भाग इसके रहते हैं। आपके मित्र आपके घर पे आए हुए हैं, आप आराम से बात कर रहे हैं, आपके मित्र ने कहा कि पानी चाहिए, आप गए अंदर से बाल्टी में पानी लिया और पानी ले जाकर गिलास भर के आपने दे दिया। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने बहुत सी बातें की, आपका मित्र चला गया। जाने के बाद आप घर वालों के साथ बैठे, और घर वालों के साथ बैठे तो आप बहुत खुश थे क्योंकि आप अपने मित्र के साथ, हम अपने भाई अपनी बहन के साथ मिलकर ज्यादा प्रसन्न नहीं होते जितने हम अपनी मित्र के साथ मिलकर प्रसन्न होते हैं, है ना। और मित्रता के संबंध में तो अनेक लोगों के, कुछ लोगों ने तो पीएचडी कर रखी है, पता नहीं क्या क्या बताते हैं कि मित्र हम खुद चुनते हैं, तो मित्र हमेशा हमारे साथ रहते हैं। पीएचडी कर रखी है, पूरी की पूरी बुक ले सकते हो आप मित्रता के संबंध में। तो अपने को उन चीजों के बारे में बात नहीं करनी, अपने को ये देखना है कि वो मित्र आया था इसलिए अपन बहुत प्रसन्न थे, बहुत खुश थे। अपन अपने परिजनों के पास बैठे, घर वालों के पास, तो अपन खुद से ही हंस रहे हैं। और फिर यूं है कि अपन उनको बातें बताना शुरू करने लग जाते हैं कि आज वो ये कह रहा था, ये कह रही थी, जो भी हो आपकी मित्र हो, तो उसके बारे में आप सारी चीजें बता रहे हैं कि हमारे बारे में, हमारे बीच में ये बातें हुई। अब बीच में किसी घर वाले ने यूं पूछ लिया कि अच्छा ये तो वही है ना जो वहां पे मिले थे वहां पे? हाँ वही है। ठीक है, हो गया। अब यूं हुआ कि अच्छा एक बार उसने ना इस विषय पर बात की थी, तो उसका क्या रहा? मान लीजिए कि उसके मित्र की कोई पर्सनल बात थी, ठीक है, मित्र की कोई व्यक्तिगत बात थी, और व्यक्तिगत बात थी जो उसने पहले आपको अपने सभी परिवार वालों के सामने बताई थी, परिवार वालों के सामने। तो आपको आपके परिवार वालों ने पूछा कि आपके मित्र की जो वो बात थी उसका समाधान हुआ या नहीं हुआ, वो बात जो थी उसका क्या रहा? अब आपको समझ नहीं आ रहा कि वो बात थी कौन सी, आप बिल्कुल भूल चुके हो, आपको याद ही नहीं आ रहा
अब आपके परिवार वाले आपको याद करवाना चाह रहे हैं कि आप वहां मिले थे, वहां पर अपन बैठे थे, इतने लोग थे और यहां पर अपन ऐसे ऐसे बात कर रहे थे और आपको बिल्कुल याद नहीं आता। यानी हर एक चीज आपके घर वाले बताते हैं परंतु आपको कुछ भी याद नहीं आता। ठीक है, अब वो यूं सोचते हैं, जब याद करवाते करवाते थक जाते हैं तो वो कहते हैं कि खैर छोड़िए, कोई बात नहीं, जाने दीजिए। अब उन्होंने जाने दिया, अब आपके दिमाग में वो चीज चल रही है परंतु आपको याद नहीं आ रही। आप प्रयास के तहत प्रयास करके भी उस बात को याद नहीं कर पा रहे हैं, तो आपने क्या किया, उसको छोड़ दिया। उसके बाद आप काम करने लगे और काम करने लगे तो आपने कोई ऐसा काम किया कि अचानक वो बात याद आ गई, अचानक वो बात याद आ गई। और अचानक वो बात याद आई तो एक तो ये स्थिति होगी, एक तो ये कि आपके मित्र ने पानी मांगा, आपने झट से लाकर पानी दे दिया। दूसरी बात, कोई ऐसी बात थी जो याद करने पर तो याद नहीं आई परंतु बाद में अचानक से अपने आप याद आई, अर्थात अपना इस पर कोई जोर नहीं है। एक कंडीशन ये होती है कि देखिए आपके घर में कोई बड़ा गिलास है, बड़ा गिलास है जिसका कोई नाप है, जिसका कोई नाप है, मान लीजिए आधा किलो या 1 किलो, इस प्रकार से उसका कोई नाप है। बड़ा गिलास या कप मान सकते हैं अपन। अब पड़ोस में से कोई आया जिनको नापने की जरूरत थी और जिनको बहुत जल्दी थी, तो उन्होंने क्या किया, आपको वो गिलास देना, वो गिलास आपके यहां से ले गए। अब जैसे ही वो गिलास ले गए तो उस दिन आप भी काम में बहुत ज्यादा व्यस्त थे, आपने जल्दी से गिलास निकाल कर दे दिया और उसके बाद आप उसी प्रकार से काम में लग गए। ठीक है, अब काम में लग गए तो उसके बाद एक दिन आपको उस गिलास की जरूरत पड़ी, बाद में कभी, और बाद में कभी जब गिलास की जरूरत पड़ी तब आपको याद नहीं आ रहा कि गिलास गया कहाँ। आप ये भूल जाते हैं कि आपने किसी को दिया। आपने क्या किया, बार बार जहां गिलास रखा हुआ था, जहां आप रख सकते हो वहां पर जाकर और आपने उसको उसकी छानबीन करना शुरू की। और छानबीन शुरू करते करते और इधर उधर जाते जाते आप एकदम से आकर बैठ गए, और एकदम से आकर बैठ गए और आपने कहा, अरे वो कौन, अरे वो आई थी। इस प्रकार से आप मतलब उसको याद करने की कोशिश कर रहे हैं और धीरे 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 आपको वो याद आ भी जाती है। तो एक बनती है ये कंडीशन। यही 3 प्रकार से मन की अवस्थाएं होती है। कौन सी होती है तो देख लीजिए। यहां पर पानी मांगा और पानी ला कर दिया, चेतन अवस्था में। आपकी वर्तमान स्थिति, आपकी वास्तविक स्थिति क्या कहलाएगी, चेतन मन कहलाएगी। कौन सी अवस्था होती है ये, जागृत अवस्था होती है। जिस समय आप कोई कार्य कर रहे हैं वो वाली अवस्था क्या होती है, चेतन मन या चेतना अवस्था होती है। हम अब जो बात कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, वो सारा का सारा किस में चल रहा है, चेतन में चल रहा है। ठीक है, उसके बाद आपको आपके मित्र की बात याद नहीं आ रही, प्रयास द्वारा भी नहीं आ रही, प्रयास द्वारा भी नहीं आ रही, और बाद में अनायास अचानक याद आ जाती है, अचानक याद आ जाती है। वो किस में जाती है, अचेतन में। और आपको अत्यंत महत्वपूर्ण बात बता देती हूं कि अचेतन कभी चेतन होता है, यानी अचेतन का भूतकाल क्या होता है, चेतन होता है। कभी आप चेतन में थे और कोई चीज ऐसी थी जो आप बाद में भूल गए तो वो अचेतन में चली जाती है। ठीक है, और उसे आप प्रयास करके भी याद नहीं कर सकते। हाँ, अपने आप याद आ सकती है परंतु इस पर आपका नियंत्रण नहीं होता।
नियंत्रण बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, तो ये होता है कौन सा, अचेतन मन। यहां पर और अब मैं आपको बता देती हूं कि अर्धचेतन कौन सा होता है। इन दोनों के बीच की कड़ी होता है अर्धचेतन। यहां पर ये जो गिलास आपने दिया था और बाद में आपने याद किया तो याद आ गया और आपने टूटते हुए शब्दों में बोला, अरे वो ये किसको, उसको नहीं, उसको नहीं, वो आई थी उसको दिया था। इस प्रकार से आप हकला हकला कर और टूटे हुए शब्दों में आप बात पूरी कर लेते हो, तो वहां पर कौन सा काम करता है, अर्धचेतन मन काम करता है। तो यहाँ पर मोटी मोटी बात तो समझ में आ गई होगी कि चेतन मन हमारी चेतना अवस्था होती है, अचेतन हमारी भूली हुई अवस्था जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं, और अर्धचेतन भूली हुई अवस्था है परंतु नियंत्रण है। अपन प्रयास करके याद कर सकते हैं। अब अपन इनको एक एक करके अच्छे से और देखते हैं। अवस्थाएं कितनी है, 3 है, और उनमें से पहली चेतन अवस्था, यह मस्तिष्क का 1/10 यानी 10% भाग होता, चेतन मन कर लेते हैं पर अवस्था नहीं करेंगे, चेतन मन होता है। यह वर्तमान व वास्तविकता से संबंधित होता है। जागृत अवस्था में कार्य करना ही चेतन मन है। स्क्रीनशॉट लीजिए, पढ़ते हैं आगे वाला। चेतन मन के और जाते हैं अपन, और यहां पर अगर आप एक चीज और लिखना चाहो तो एक चीज और भी लिख सकते हो। इन्होंने जो तैरते हुए हिमखंड से तुलना की थी ना, तो उसको भी लिख सकते हो। हिमखंड का पानी से ऊपर का हिस्सा चेतन मन बताया, या फिर माना जाता है लिख लेते हैं, बताया गया तो फिर इनका नाम लिखना पड़ेगा। माना जाता है। ये लो, सारी की सारी चीजें इसमें आ गई है। चेतन मन ये हमारे मन या मस्तिष्क का 10% होता है, वर्तमान में वास्तविकता से संबंधित होता है। जागृत अवस्था में जो भी काम करते हैं वो चेतन मन है। और जो इन्होंने मन या मस्तिष्क की तुलना की थी, किससे की थी, पानी में तैरते हुए हिमखंड से, तो वो हिमखंड का जो ऊपर दिखने वाला हिस्सा है वो कौन सा होता है, चेतन मन होता है, जो मात्र 10% होता है। अर्थात पानी में बहुत ही कम हिस्सा बाहर रहता है, ज्यादा हिस्सा कहाँ रहता है, पानी के अंदर रहता है। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे अगली अवस्था की। अगली अवस्था कौन सी है, अचेतन मन। अचेतन मन, अब ये कौन सी अवस्था होती है? यह सबसे पहली बात तो मस्तिष्क का 9/10 अर्थात 90% हिस्सा होता है। यह कभी
चेतन था, अर्थात भूतकाल की वे इच्छाएं जो पूरी नहीं होने के कारण दबा दी जाती है। सीधी शब्दों में कहें तो दमित इच्छा, दमित इच्छाएं किस में जाती है? अचेतन मन में जाती है। उसके बाद इस पर नियंत्रण नहीं होता, और उसके बाद नियंत्रण नहीं होता, और उसके बाद अगली बात की यदि अपन बात करें तो याद करने पर भी जो याद नहीं आए अचेतन मन है। ठीक है, एक चीज और लिख देते हैं अपन यहां पर, कौन सी? याद करने पर तो नहीं, परंतु कभी कभी अचानक याद आ जाना। ये लो, सारी की सारी चीजें आगे जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। उसके बाद बढ़ते हैं अपन तीसरे पार्ट को। याद करने पर जो बात याद नहीं आए वो चेतन मन का भाग होता है। ये मस्तिष्क का 90% यानी सबसे बड़ा पार्ट होता है, और यह कभी चेतन था, यानी भूतकाल में जो भी इच्छाएं थी, जो कभी जागृत इच्छाएं थी, हमारी जो भी इच्छा है, जैसे मित्र ने आकर पानी मांगा तो उसकी पानी पीने की इच्छा थी, तो वो जो भी इच्छाएं होती है वो सारी की सारी क्या होती है? चेतन होती है। परंतु बाद में कुछ इच्छाएं उनमें से ऐसी होती है जो पूरी नहीं होती, जो प्रबल इच्छाएं होती है पूरी नहीं होती, तो इसलिए उनको दबा दिया जाता है। तो वो दबा दी जाती है, तो इसलिए वो किस में चली जाती है? अचेतन में चली जाती है। ये याद तो नहीं आती, परंतु कभी कभार ऐसा भी होता है कि हूबहू वैसी चीजें देखें तो याद भी आ जाती हैं। तो यहाँ पर अचेतन मन होता है, इस पर नियंत्रण नहीं होता, याद करने पर याद नहीं आए, परंतु अचानक एकदम से याद आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर पढ़ा अपनों ने अचेतन मन। मान लीजिए आप मार्केट गए अपने मम्मी या पापा के साथ, जब आप छोटे थे, मार्केट गए और आपको एक ड्रेस बहुत अच्छी लगी, आपको पसंद आई, आप वो ड्रेस लेना चाहते हैं, परंतु माता पिता कहते हैं कि पैसे नहीं है, हम नहीं दिलवा पाएंगे, और आपकी इच्छा वहां पर पूरी नहीं हुई। फिर आपने उस इच्छा को दबा दिया, कहां चली गई? अचेतन मन में चली गई। अब बाद में कभी समय बीतने के बाद ऐसा होता है कि आप के पिता के पास पैसे हैं और आप उधर ही जा रहे हैं, आप उधर ही मार्केट की तरफ जा रहे हैं, उस समय आपको याद आ जाएगी कि भाई उस दिन तो आप नहीं दिलवा पाए, आज तो आपके पास पैसा है, मुझे दिलवा दीजिए। तो वो किसका हिस्सा होती है? अचेतन मन का हिस्सा होती है। उसके बाद अपन बात करें अर्ध चेतन अवस्था या अर्ध चेतन मन। इसके बारे में महत्वपूर्ण बात क्या होती है? देखिए, पहली बात तो चेतन व अचेतन के मध्य की कड़ी होता है ये,
और मध्य की कड़ी होता है, ये दोनों में ही कहीं न कहीं छुपा हुआ होता है, इसलिए ही इसको कहीं भी स्थान नहीं दिया गया। जैसे 90-10 में भी स्थान नहीं है, 100 के 100 उनको दे दिए दोनों को। बर्फ के टुकड़ा जो पानी में तैर रहा है उसमें भी इसको कहीं स्थान नहीं दिया। तो ये क्या करता है कि ये आता जाता रहता है, ये कोई भी स्पेशल पार्ट नहीं होता। और इसमें भी क्या होता है कि सामान्यतः हमारी भूली हुई बातें ही होती है, भूली हुई बातें। बस अंतर क्या होता है, याद करने पर याद आ जाना। भूली हुई बातें जो याद करने पर यदि याद आ जाती है तो वहां पर कौन सा मस्तिष्क काम कर रहा है, अर्धचेतन मस्तिष्क काम कर रहा है। उसके बाद यदि अपन इसके संबंध में और चीज देखें तो देखिए, किसी का नाम मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, कोई लड़का या लड़की है जो आपका मित्र है, बहुत पहले आप साथ में रहते थे, लेकिन यूं है कि बाद में आप मिले नहीं, एकदम से आपको वो मिलता है या मिलती है, तब आप यूं याद करते हैं, अरे ये कौन है। आप मिलते हैं, हंसकर बात भी करते हैं, परंतु नाम याद नहीं आ रहा। तो बातें करना आप शुरू करते हैं, तो बातें करते करते धीरे धीरे अचानक आपको उसका नाम याद आ जाता है। आप याद करते रहते हैं, बराबर बात कर रहे हैं और करते रहते हैं कि इसका नाम क्या है। और यदि कोई आपका मित्र है तो उससे नाम पूछने में भी आप हिचकिचाते हैं, क्यों? सामने वाला कहेगा अच्छा नाम ही भूल गया, फिर कौन सा मित्र है। ठीक है। और इसी प्रकार से भूली हुई कोई वस्तु या किसी को दी हुई, इस प्रकार से लिख लेते हैं अपन, किसी को दी हुई कोई वस्तु। ठीक है। और जब याद आता है, अब एक दिन ऐसा था कि हम क्लास में पढ़ रहे थे, ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन। अब ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे थे, तब मैंने यूं पूछ लिया कि जैसे पहले दिन हम लोगों ने पढ़ा प्रेमचंद जी को, और प्रेमचंद जी को पढ़ा तो अगले दिन फिर अच्छे से याद करवाया था, रट्टा लगा के पढ़ा था। अब अगले दिन जैसे ही मैं क्लास में गई, मैंने यूं कहा, हाँ भाई प्रेमचंद जी की सभी कहानियां कौन से संग्रह में संग्रहित की गई है। अब जैसे ही ये बात कही तो एक लड़की झट से, मैम वो क्या, वो भाग मानसरोवर। तो ऐसे जैसे हकला कर, यानी अपन याद करते हैं और याद नहीं आता, परंतु अचानक ही उसी समय याद करने पर, प्रयास करने पर याद आ जाता है। वो जो दिमाग से अपन ऐसे कर करके निकालते हैं ना, कुछ लोग ऐसे कर करके, तो वो जो निकलता है वो किसमें कि कहां से आता है, अर्धचेतन से। तो यहाँ पर अपन यूं कहेंगे कि हकलाने का मतलब ये नहीं है कि जन्मजात किसी की फिजिकली प्रॉब्लम है तो उसको अपन अर्धचेतन में रख देंगे। हकलाना तो फिर अपन इस तरीके से नहीं रखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे कि हकलाकर कही जाने वाली बात। हकलाकर कही जाने वाली बात किसके अंतर्गत आएगी, अर्धचेतन मन के अंतर्गत आएगी। स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं अपन आगे। तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत, सिगमंड फ्राइड द्वारा दिया गया सिद्धांत। और सिगमंड फ्राइड द्वारा इस सिद्धांत के अंतर्गत 3 अवस्थाओं का जिक्र किया गया, 3 अवस्थाओं की बातें की गई। उनमें उन्होंने उन अवस्थाओं के आधार पर मन या मस्तिष्क के 3 भेद बताए, चेतन मन, अचेतन मन और अर्धचेतन मन। चेतन मन 10%, अचेतन 90% और अर्धचेतन दोनों के मध्य की कड़ी। ये आता रहता है, जाता रहता है, इसका कोई स्थायी स्थान नहीं होता। ठीक है, क्लियर। अब अपन बात करते हैं, ये जो हमारा मन होता है, मस्तिष्क होता है, उस आधार पर समाज में सभी प्राणियों की भी कुछ दशाएं होती है, कुछ मूल प्रवृत्तियां होती है जिनसे वो प्रेरित होते हैं। मूल प्रवृत्तियां होती है जिनसे वो प्रेरित होते हैं। और सिगमंड फ्राइड यूं कहते हैं कि हमारे व्यवहार का प्रेरक
व्यवहार का प्रेरक, हालांकि ये मूल प्रवर्त्यात्मक सिद्धांत मैकडूगल का दिया हुआ है, तो हमारे व्यवहार का प्रेरक कौन होता है? मूल प्रवृत्ति होती है। ये बात भी किसने कही है? फ्राइड ने ये बात कही थी, ये बात स्वीकार की थी। यहाँ पर मैं अत्यंत महत्वपूर्ण बात एक चीज और बता देती हूँ कि यदि आपको कहीं भी कभी भी पूछ लिया जाए कि भी मूल प्रवृत्ति नाम किसने दिया, तो मूल प्रवृत्ति नाम वुडवर्थ का दिया हुआ है, हमेशा याद रखना। अपन फ्राइड की यदि बात करें तो देखिए, फ्राइड वियना ऑस्ट्रिया के विद्वान थे, वियना ऑस्ट्रिया के, और ये स्नायु शास्त्री थे, स्नायु शास्त्री थे। स्नायु अपन कहते हैं नाड़ी मंडल को, स्नायु शास्त्री थे, परंतु एक फ्रांसीसी मनोचिकित्सक के संपर्क में आए। फ्रांसीसी मनोचिकित्सक थे एक, और उनका नाम क्या था? मनोचिकित्सक का नाम था चारकोट। तो उनके संपर्क में आए और स्वयं मनोचिकित्सक हो गए। और ये जब मनोचिकित्सक हुए, डॉक्टर हुए, तब इन्होंने मूल रूप से मन का विश्लेषण किया, या मन का विश्लेषण करते हुए पूरे के पूरे मन व मस्तिष्क का अध्ययन किया, और उसके बाद इन्होंने अपना सिद्धांत दिया। ये जो भी इनके पास मरीज आता था उसका इसी प्रकार से अध्ययन करते थे, और फिर उस अध्ययन के आधार पर इन्होंने जो जो चीजें प्राप्त की उनको अपने सिद्धांत में दे दी। तो पहली बात तो यहाँ पर महत्वपूर्ण, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत मूल प्रवर्त्यात्मक सिद्धांत तो दिया गया है मैकडूगल द्वारा। मूल प्रवृत्ति नाम वुडवर्थ। मूल प्रवृत्ति व्यवहार का प्रेरक है, ये किसने कही है? फ्राइड ने कही है। और ये कोई महत्वपूर्ण कोटेशन नहीं है, कहीं आप इसको रट्टा लगा लो। देखिए, बहुत से विद्वानों ने ये बात कही है। अपन चूंकि इनका सिद्धांत आगे और पढ़ रहे हैं, तो इसलिए मैंने आपको बता दी कि इन्होंने भी कहा है कि भी मूल प्रवृत्ति जो होती है वो हमारे सिद्धांत को, हमारे व्यवहार को प्रेरित करती है, अर्थात हमें खड़ा होने के लिए प्रेरित करती है कि भी खड़े हो जाओ और कोई न कोई व्यवहार करो, कोई न कोई काम करो। ये वियना ऑस्ट्रिया के 1856 में जन्मे हुए विद्वान थे। वैसे तो इनके बारे में ये चीज तो नहीं पूछी जाती, वियना ऑस्ट्रिया पूछा जा सकता है, क्योंकि 2-3 बार ऐसा हो चुका कि कुछ विद्वानों की जन्मस्थली या देश या राष्ट्र पूछा जा चुका है, जैसे थोंडाइक का पूछा जा चुका है। तो इसलिए आप इसको भी थोड़ा ध्यान में रख लेना। ये पहले स्नायु शास्त्री थे, नाड़ी मंडल को देखते थे। उसके बाद ये चारकोट जो फ्रांसीसी मनोचिकित्सक थे, उनके संपर्क में आने के बाद ये भी मनोचिकित्सक हो गए थे। उसके बाद मैंने आपको अभी एक बात बताई थी कि देखिए, मनोविज्ञान में इन्होंने जो अध्ययन दिया फ्राइड ने, या सिद्धांत जो दिया, उसके आधार पर इन्होंने सामाजिक व्यक्तियों के भी 3 प्रकार बताए कि इस आधार पर, यानी हमारे मन व मस्तिष्क के जिस प्रकार से 3 आधार होते हैं, या हमारा जो मस्तिष्क है वो संरचना के आधार पर 3 प्रकार का होता है, तो उसी आधार पर जो व्यक्ति होते हैं समाज में वो भी 3 प्रकार के होते हैं। किस आधार पर? विभिन्न प्रवृत्तियों के आधार पर। और ये बात भी इनकी अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है कि प्रवृत्तिगत आधार पर मनुष्य 3 प्रकार के होते हैं। पहले ही आपको बता देती हूं कि जो भी 3 प्रकार अपन पढ़ने वाले हैं वो तीनों की तीनों चीजें सब में होती है, परंतु अपन मनुष्य का पता कैसे लगाएं कि कौन सी प्रवृत्ति का है? तो किसी न किसी व्यक्ति में उन तीनों में से एक प्रवृत्ति हावी हो जाती है, और उस आधार पर उसको विश्लेषित कर दिया जाता है। तो कौन कौन सी प्रवृत्ति है आप जानते हैं? फ्राइड का जब नाम आता है तभी इन्हीं को पढ़ा जाता है। तो इड या इदम, पहली प्रवृत्ति या पहले प्रकार के जो मनुष्य होते हैं वो इड या इदम के होते हैं। दूसरी इन्होंने कौन सी बताई? ईगो यानी अहम प्रवृत्ति के लोग बताए। और तीसरा इन्होंने बताया सुपर ईगो, सुपर ईगो यानी
पराहम, इसे परमहम भी बोल सकते हैं। ठीक है, अपन पढ़ते हैं पहली वाली प्रवृत्ति को। इड क्या होती है? देखिए, ये सुखवादी सिद्धांत पर कार्य करती है। सुखवादी सिद्धांत पर कार्य करती है। मुख्यतः ये किशोरावस्था पर अत्यधिक हावी रहती है। किशोरावस्था पर हावी रहती है। एक जगह पर 3 लोग जा रहे हैं। 3 लोग हैं, एक साथ है, तीनों आपस में एक दूसरे को जानते हैं और तीनों कहीं गुजर रहे हैं, कहीं से जा रहे हैं। अब वो जो तीनों लोग जा रहे हैं, उसी बीच में एक बगीचा आ जाता है। बगीचा जो है वो ऐसा नहीं कि पार्क है, सामान्यतः कोई भी वहां पर घूमने फिरने जा सकता है। किसी का व्यक्तिगत पार्क है जिसमें उन लोगों ने सब्जियां भी लगा रखी है, फ्रूट्स भी लगा रखे हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं जो फलों के हैं। अब वो 3 लोग जा रहे हैं। उन तीनों लोगों में से जैसे ही एक व्यक्ति उस की तरफ देखता है, उस स्थान की तरफ देखता है और उसमें फल लगे हुए देखता है, और जैसे ही फल लगे हुए देखता है उसके मुंह में पानी आ जाता है। वाओ, कितने अच्छे अच्छे फल लगे हुए हैं, पके हुए भी हैं, मुझे तो मिल जाए तो मैं अभी खा लूं। अब उन तीनों ने उस तरफ देखा और देखा तो तीनों ने इस विषय में बात की, और जैसे ही तीनों ने बात की तो एक ने यूं कहा कि मुझे तो ये मिलना ही चाहिए, मैं तो ये खा के ही रहूंगा। दूसरे ने कहा खाना तो मैं भी चाहता हूं, परंतु करें क्या, आगे ताला लगा हुआ है, और ताला लगा हुआ है तो हम जा भी नहीं सकते, और दूसरी बात भरा पूरा मोहल्ला है, किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। वो कहता है कि मुझे किसी की चिंता नहीं है, जो होगा वो देखा जाएगा, मुझे फल खाने हैं, इसका मतलब खाने हैं। अब वो यूं सोच रहा है कि अब मैं कैसे जाकर और वहां से फल प्राप्त करूं। अब वो सोच रहा है कि मुझे फल प्राप्त करने हैं, परंतु कैसे। तो वो विचार कर रहा है, विचार करते करते और उसे यूं अंदाजा लग जाता है कि जिस दरवाजे पर ताला लगा हुआ है उस दरवाजे में जो कुंडी है या अन्य जो चीजें हैं उनके आधार पर उन पर पैर रख के और वो ऊपर जा सकता है, यानी दरवाजे के सहारे वो ऊपर जाके और उसके अंदर कूद सकता है और वो फल प्राप्त कर सकता है। और जैसे ही उसके दिमाग में ये आइडिया आया, उसने अपने आप को संभाला और फिर अत्यंत प्रसन्नता के साथ उधर चल पड़ता है कि अब मैं तो फल लेकर आऊंगा। और उसने कहा आइडिया, अब अपन फल प्राप्त कर सकते हैं, अपन फल खाएंगे। जैसे ही ये बात सोचकर और वो व्यक्ति उधर निकलता है, तब उनमें से एक व्यक्ति जो दूसरा है वो बोलता है कि मत जा, कोई देख लेगा, और इस पे ताला लगा हुआ है, कोई माली या कोई इसका रक्षक या इसका मालिक आ गया तो तू क्या करेगा, कहां भागेगा, और कोई देख लेगा तो बेइज्जती हो जाएगी, आजा मत जा, बाजार से ले लेंगे। वो कहता है कि मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है, भला ऐसे ताजा फल कहीं मिलेंगे, मैं तो लेकर आऊंगा। अब वो जो तीसरा व्यक्ति है ना, वो कहेगा मत जा, ये गलत है। अगर तो इस प्रकार से किसी के यहाँ जाएगा, फल तोड़ कर लाएगा, तो इसका मतलब तू चोरी कर रहा है, और चोरी करना पाप होता है। अगर इसका मालिक आ जाए तो तू उससे पूछ कर ले लेना, वो नहीं दे तो मोल ले लेना, पैसे देकर ले लेना, परंतु ये जो तू रास्ता अपना रहा है ये बिल्कुल गलत है। वो व्यक्ति कह रहा है कि गलत है, चोरी है, पाप है, तुझे ये चीज नहीं करनी। वो कह रहा है मुझे प्राप्त करनी है, और वो ये कह रहा है, एक कह रहा है, एक के अंदर तो यूं हो रहा है कि ये तो जा रहा है, मुझे तो नहीं मिलेंगे, परंतु क्या करें, किसी ने देख लिया तो। अब वो किसी ने देख लिया के डर से वो नहीं जा रहा, परंतु वो चला जा रहा है। ये ही 3 जो व्यक्ति है, ये ही 3 कौन है, इदम प्रवृत्ति के लोग, अहम प्रवृत्ति के लोग और परम अहम या पराहम प्रवृत्ति के लोग। इदम प्रवृत्ति के सुखवादी होते हैं, मुझे फल चाहिए तो चाहिए। जो फल लेने के लिए बगीचे में जा रहा है वो व्यक्ति इदम प्रवृत्ति का है। दूसरा व्यक्ति जो उसे कह रहा है, वो कह रहा है कि मुझे भी चाहिए, परंतु कोई देख लेगा,
यानी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। तो वो एक सामाजिक प्राणी होता है, वो अपने स्वार्थ तो पूरे करना चाहता है, परंतु वो इस वजह से रुक जाता है, अपने भावों को इतना ज्यादा स्वार्थी नहीं होने देता कि उसकी समाज में तौहीन हो जाए, उसकी बेइज्जती हो जाए या उसे बेइज्जत होना पड़े, तो इसलिए वो गलत कार्य नहीं करता। तो वो कौन सा होता है? अहम प्रवृत्ति का। परम अहम प्रवृत्ति का जो व्यक्ति है वो यूं कहता है कि गलत कर रहा है तुम, ये चोरी है और चोरी करना पाप है। और ऐसे जो लोग हैं, इस प्रकार की जो भावनाएं रखते हैं, इस प्रकार के जो मूल्यों व आदर्शों पर चलते हैं, वो व्यक्ति होते हैं परम अहम प्रवृत्ति के लोग। और जो परम अहम प्रवृत्ति के लोग हैं, इन्हीं के माध्यम से समाज में आदर्श बने रहते हैं, मूल्य बने रहते हैं। और जो अहम प्रवृत्ति के लोग हैं, उनसे समाज जिंदा है, क्योंकि वो सामाजिक प्राणी होते हैं, अपने स्वार्थों को पूरा करते हैं, परंतु कभी भी समाज में असंतुलन पैदा होने नहीं देते। और जितने भी असंतुलन पैदा होते हैं वो सारे के सारे इदम प्रवृत्ति के लोगों से होते हैं। मैंने पहले ही बताया था कि ये प्रवृत्तियां सभी लोगों में होती है, मुझ में भी है, आप में भी है, तीनों प्रकार की प्रवृत्ति है। परंतु तीनों में से एक प्रवृत्ति ऐसी है जो ज्यादा प्रबल है और उसी के आधार पर अपना विश्लेषण किया जाता है। तीसरी अत्यंत महत्वपूर्ण बात यह है कि जो इदम प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो किशोरावस्था में अधिक प्रभावित होते हैं, या फिर मैं यूं कहूं कि ये जो सुखवादी प्रवृत्ति है ये किशोरावस्था के बच्चों पर अत्यधिक हावी रहती है। और सामाजिक करण की प्रवृत्ति किस में होती है? या अहम प्रवृत्ति प्रौढ़ावस्था के लोगों में। और जो वृद्ध लोग होते हैं, जो जिंदगी भर का अनुभव लिए हुए होते हैं, वो ही हमारे कौन से होते हैं? परम अहम प्रवृत्ति के लोग, या उन पर ज्यादा हावी रहती है। वैसे ये सब में होती है। तो आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे इतना ही। और ये जो तीन प्रवृत्तियां हैं, इदम, अहम और परम अहम, उम्मीद करती हूँ कि आपको ज्यादा तो चीजें समझ में आ गई होगी। अब अपन बात करें यदि तथ्यों की, तो तथ्य अपन अगली क्लास में देख लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।